नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियों के संयंत्रों का आज दौरा किया। सबसे पहले पीएम अहमदाबाद के जायडस कैडिला प्लांट पहुंचे। इसके बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक प्लांट की समीक्षा की। आखिर में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जायजा लिया। अपने दौरे पर पीएम मोदी ने जायडस कैडिला द्वारा विकसित किए जा रहे वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि भारत सरकार टीम का साथ देने के लिए काम कर रही है। सेना अध्यक्ष एम नरवणे ने दहशतगर्दों के भारत में घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर बर्फ के स्तर में वृद्धि से पहले वे भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये अध्यादेश आज से प्रदेश में लागू हो गया है। अब यूपी में लव जिहाद के मामलों में इसी नए कानून के जरिए कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन जारी है। किसानों ने बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया। इसके बाद किसानों ने सिंगू बॉर्डर से नहीं हटने का फैसला किया है। उन्होंने गुस्से में पीएम मोदी का पुतला भी फूंका। आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देने के लिए 15 से 20 हजार किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये किसान आज शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान शामिल हैं, जिनको लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत ने किसानों के आंदोलन पर बड़ा ऐलान किया है। टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार फेल हो गई है। आंदोलनकारी किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो दिल्ली आ रहे हैं। उनकी लड़ाई को यूनियन का पूरा समर्थन है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने वाले किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें पुलिस से उलझने, बैरिकेड तोड़ने और हत्या के प्रयास में 11 किसानों को नामजद किया गया है, जिसमें बाकी के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम भी शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियनों से बातचीत पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को 3 दिसंबर का न्योता भेजा है। मुझे आशा है कि वे यहां आएंगे और इस पर बातचीत के जरिए रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सीएम खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसाए हैं, जिसकी हमारे पास रिपोर्ट है, लेकिन इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है। जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा तो जरूर बताया जाएगा। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। कृषि कानूनों को लेकर प्रियंका राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि पीएम के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। वहीं प्रियंका ने कहा है कि पूंजीपतियों के लिए लाल कालीन बिछाई जाती है, जबकि किसानों के आने पर रास्ते खोदे जा रहे हैं। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को किसान आंदोलन के चलते बड़ी राहत दी है। एयर इंडिया ने कहा है कि यदि यात्री एयरपोर्ट आने के दौरान प्रदर्शन में फंस जाते हैं और उनकी फ्लाइट छूट जाती है तो एयर इंडिया उनको टिकट का पैसा वापस करेगी। कृषि कानूनों के विरोध के चलते नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से जाम है। किसान आंदोलन से करीब 3000 ट्रक जाम में फंस गए हैं। इससे दिल्ली समेत कई राज्यों में फल, सब्जी और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई बाधित हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों के आंदोलन के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मौर्य ने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, जबकि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए हमेशा किसानों का शोषण किया है। कांग्रेस के आला कमान ने पार्टी के कोषाध्यक्ष का विकल्प ढूंढ लिया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल को तत्काल प्रभाव से पार्टी का नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले दिवंगत नेता अहमद पटेल कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में 40 स्थानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इसमें कुछ कथित कोयला तस्कर भी शामिल हैं। ये छापेमारी सीबीआई द्वारा दर्ज एक नए मामले से संबंधित है। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में की गई है। भारत के एनएसए अजित डोभाल ने मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ द्विपक्षीय साझेदारी पर विस्तृत चर्चा की। इस उच्च स्तरीय बैठक के एजेंडे में समुद्री लुटेरों पर लगाम लगाना, सूचना साझा करना, कानूनी व्यवस्था सहित समुद्री सुरक्षा के विभिन्न पहलू शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी ने हैदराबाद में रोड शो किया। सीएम योगी ने हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। सीएम ने रोड शो से पहले अलका थिएटर ग्राउंड में जनसभा की। इसके बाद उन्होंने रोड शो किया। हैदराबाद निगम चुनाव में अमित शाह, नड्डा और सीएम योगी सहित अन्य नेताओं के रोड शो को लेकर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर निकाय चुनाव में बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 दिसंबर को वोटर्स डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे। दिल्ली के रेल भवन में संक्रमण के 100 मामले सामने आने के बाद इसे 4 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। अब मंत्रालय को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद खोला जाएगा। 25 मार्च के बाद कोरोना संक्रमण के कारण रेल भवन को कई बार सील किया जा चुका है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे
ठाकरे की चेतावनी पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे हमें डराएं नहीं, बल्कि इसके बदले शासन दिखाएं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में कोरोना के हालात बिगाड़ने का जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 43 सीटों के चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। इस चुनाव में पहली बार पाकिस्तान के रिफ्यूजियों ने भी मतदान किया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की 165 कंपनियों को तैनात किया गया है। लोजपा के स्थापना दिवस पर चिराग पासवान ने बिना नाम लिए भाजपा पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि बिहार चुनाव में हमारी पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के एक सीट पर जीत प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पार्टी को 24 लाख वोट मिले हैं, जो पार्टी के विस्तार का प्रतीक है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग बकायेदारों के घर घर जाकर बकाया बिल की वसूली करेगा। ऊर्जा मंत्री ने नोएडा के सेक्टर 29 विद्युत उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। सीएम ठाकरे ने कहा है कि राज्य में कोरोना महामारी जारी है, इसलिए प्रदेश में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया जाता है। हालांकि पहले की अपेक्षा कई पाबंदियों में ढील दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने मनरेगा को लेकर बड़ा दावा किया, जिसमें कहा गया है कि मनरेगा के तहत 1 लाख से अधिक परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे राज्य में कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिला है। दिल्ली को करीब 2 हफ्ते बाद वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी रिसर्च ने बताया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में आ गई है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता 83 से 95 AQI के बीच दर्ज की गई है। राबड़ी देव ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। राबड़ी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार में अब लोक लाज नहीं बची है, इसलिए वो लालू जी के एहसान भूल गए हैं। लालू जी ने ज्यादा सीटें होने के बाद भी उनको सीएम बनाकर राजनीतिक जीवन दान दिया था। हिमाचल में कोरोना के चलते जयराम सरकार ने शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि अब शादियों और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोग ही भाग ले पाएंगे। वहीं नाइट कर्फ्यू अब रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। कांग्रेस ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि ये सरकार जमीनी स्तर पर कार्य करने में विफल रही है, इसके बावजूद प्रचार और विज्ञापन करने में लगी हुई है। पीएम मोदी के 30 नवंबर के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पीएम के संबोधन के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से अगले दिन होने वाले MLC चुनावों के मतदान पर असर पड़ेगा। राजस्थान सीएम गहलोत ने कोरोना जांच कराने वालों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा कि राज्य की निजी लैब में कोविड का RT-PCR टेस्ट अब 800 रुपए में होगा। इससे अधिक शुल्क लेने पर कार्रवाई होगी। अब तक लोगों को टेस्ट के लिए 1200 रुपए देने पड़ रहे थे। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी के विधायकों का ममता सरकार से विश्वास उठ गया है। घोष ने कहा कि दीदी राज्य के आपदा प्रबंधन में विफल रही हैं और अब वो पार्टी के आपदा प्रबंधन में व्यस्त हैं। कई लोग भाजपा में शामिल होने की कतार में हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मांतरण कानून विधेयक का सपा पूरी तरह से विरोध करेगी। यूपी में राज्यपाल की मंजूरी के बाद लफ्जियात रोकने के कानून की अधिसूचना जारी की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं है। रुचि सोया बोर्ड में बाबा रामदेव, उनके भाई राम भरत और आचार्य बालकृष्ण शामिल होंगे। बाबा ने कहा कि ये तीनों लोग बोर्ड के निदेशक मंडल में तो रहेंगे ही, साथ ही उसका कामकाज भी देखेंगे। बाबा ने बताया कि रुचि सोया से सालाना सैलरी के तौर पर 1 रुपया लिया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के वायरल वीडियो से गहलोत सरकार घिर गई है। इसमें विधायक बोल रहे हैं कि बीटीपी के दोनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान 5-5 करोड़ रुपए लिए हैं, लेकिन मुझे तो कोई पैसा ही नहीं दे रहा है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने वायरल वीडियो को लेकर सीएम गहलोत पर हमला बोला है। चतुर्वेदी ने कहा कि सीएम गहलोत बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उनके विधायक के वीडियो ने उनकी ही पोल खोल दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिलिट्री कमांडर्स को संबोधित किया। इस दौरान जिनपिंग ने सैनिकों को युद्ध के संकेत दिए। जिनपिंग ने कहा कि सैनिकों को मौत से नहीं डरना चाहिए, वो खुद को युद्ध के लिए तैयार करें और इसे जीतने के लिए खुद पर फोकस करें। छत्तीसगढ़ के जसपुर अस्पताल में 20 साल पहले डिलीवरी के दौरान बदले बच्चे का अब DNA टेस्ट होगा। इसका आदेश राज्य महिला आयोग ने दिया है। पीड़िता ने बताया कि उसका बेटा गांव में पल रहा है, उसका व्यवहार और शकल सूरत उससे और उसके पति से मेल खाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टीम को कोर्ट से फिर झटका लगा है। अमेरिका के 3rd US सर्किट कोर्ट ने ट्रंप की अपील खारिज कर दी है। साथ ही पेंसिल्वेनिया में खारिज हुए केस का फैसला बरकरार रखा। बता दें कि ट्रंप की टीम ने पेंसिल्वेनिया के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बयान दिया है। हैरिस ने कहा कि बाइडेन सभी अमेरिकियों के ऐसे राष्ट्रपति होंगे
जो हम सबसे बेहतरीन हैं, जिनका पूरी दुनिया सम्मान करेगी और हमारे बच्चे उनसे प्रेरणा लिया करेंगे। गुरु नानक देव की 191वीं जयंती पर 600 भारतीय सिख श्रद्धालु पाकिस्तान पहुंचे हैं। इन्होंने वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में एंट्री की है। ये ननकाना साहिब में 30 नवंबर को होने वाले उत्सव में हिस्सा लेंगे। वहीं भारतीय उच्चायोग ने श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया। थाईलैंड के लोकतंत्र समर्थकों ने रैली निकाली और सैन्य तख्तापलट की आशंका जताई है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम पद से चान ओचा को हटने और उनकी सरकार के शासन को खत्म करने की मांग की। बता दें कि थाईलैंड में इससे पहले 4 बार तख्तापलट हो चुका है। महाराष्ट्र के राजस्व राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने महामारी के बीच सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए भाजपा की निंदा की है। सत्तार ने कहा कि अगर कोरोना महामारी की दूसरी लहर से राज्य प्रभावित होता है तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार होगी। रेलवे 1 दिसंबर को पश्चिमी जोन की ट्रेनों का टाइम बदलने जा रहा है। इसमें अहमदाबाद शताब्दी, साबरमती ग्वालियर सुपरफास्ट, मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली राजधानी ट्रेन शामिल हैं। इसके अलावा क्रांति राजधानी, बांद्रा टर्मिनल, कानपुर जैसी ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। देशमुख ने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसला बीएमसी के मामले में दिया है। उस फैसले से महाराष्ट्र सरकार का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बीएमसी इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई करेगी। गुजरात के दाहोद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर एक ज्वेलर्स की दुकान सील की गई है। नगर पालिका और आरोग्य विभाग के कर्मचारियों ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। पहले एक दिवसीय में हार के बाद भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट की वजह से पूरी टीम पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। दरअसल भारतीय टीम पहले वनडे में समय से पहले ओवर खत्म नहीं कर सकी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से भारत की कमजोरियों का फायदा उठाया वो कप्तान और कोच के लिए चिंता का सबब है। इंग्लैंड ने पहले टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 4 गेंद शेष रहते मुकाबला जीत लिया। जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंद में नाबाद 86 रन बनाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।